हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो भारत की नदियों में आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने गंगा नदी तंत्र को अच्छे से समझाया है, तो आपने वह वीडियो नहीं देखा तो उससे भी ज़रूर देख ले। तो ब्रह्मपुत्र नदी में हम जानेंगे कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, ये किन किन देशों से होकर गुजरती है और इसकी समाप्ति कहाँ पर होती है, और इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए स्टडी 100.1 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम चीन में मौजूद तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। कहाँ से होता है? तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। अब मैप में इसकी लोकेशन हम देखेंगे, जो तिब्बत है वह कहाँ पर है? यहाँ पर है, ठीक है। और मानसरोवर झील भी यहीं पर मौजूद है, ठीक है। ये चीन का एक हथियाया हुआ हिस्सा है जिसे तिब्बत कहते हैं, ठीक है। आप इस वाली इमेज में और देख सकते हैं, जो ये है, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो नेपाल और भारत में हिमाचल प्रदेश के आसपास है, वहां से इसका उद्गम होता है जिसे मानसरोवर झील कहते हैं, ठीक है। मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। आगे बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तीन देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से होकर गुजरती है? तीन देशों से होकर गुजरती है। पहला तिब्बत चीन, दूसरा भारत, तीसरा बांग्लादेश। तो ये तीन देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। अगले पॉइंट है इसके कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से होकर बहती हुई पूर्व दिशा में बहती है। यानी तिब्बत से निकलकर कहाँ जाती है? ये पूर्व दिशा में, इस दिशा में बहती है, ठीक है। तो ये कौन सी दिशा हो गई? पूर्व दिशा में बहती है। तिब्बत में इस नदी को यलुंग सांडपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सांडपो के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी में से एक है। याद रखिएगा, ये भारत की सबसे चौड़ी नदियों में से एक है। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। तो आगे चलते हैं हम अगली स्लाइड में। तो ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ती हुई अरुणाचल प्रदेश के सदिया शहर के पश्चिम से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो ये भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? ये पूर्व दिशा में बढ़ती है। कहाँ से बढ़ती है? पूर्व दिशा में बढ़ती है, ठीक है। पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद ये कहाँ से एंटर करती है? ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के किस शहर से? सदिया शहर से, ठीक है। सदिया शहर के पश्चिम में। अब सदिया शहर अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पर है? पश्चिम में मौजूद है। तो ये वहां से भारत में प्रवेश करती है। कहाँ बहती हुई? ये पूर्व दिशा में बहती हुई अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और याद रखिएगा कौन सा शहर है? तो सदिया शहर से ये प्रवेश करती है। यह नदी यांगयाप दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। यांगयाप दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश में मौजूद है। याद रखिएगा, दर्रा किसे कहते हैं? यानी दो पहाड़ों के बीच पतला सकरा रास्ता, ठीक है। किसे कहते हैं? दो पहाड़ों के बीच पतला सकरा रास्ता। अब जो सकरा रास्ता है उसमें से कौन सी नदी निकल रही है? ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है। यहाँ तक इसे किस नाम से जाना जाता है तिब्बत में? यानपो सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे कई कई नामों से पुकारा जाता है, उनको भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद इस नदी का नाम क्या हो जाता है? दिहांग। जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो सांगपो से इसका नाम क्या हो जाता है? दिहांग हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं वह किस नाम से इसे जानते हैं? दिहांग के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अगली स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी असम के सदिया शहर के धुबरी तक पूर्व से पश्चिम की ओर एक रैम्प घाटी में बहती है, ठीक है। यहाँ गलत है, ठीक है, ये गलत हो गया है। यहाँ असम नहीं अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो जो कहाँ से प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी? ये अरुणाचल प्रदेश के सदिया शहर से लेकर धुबरी तक पूर्व से पश्चिम की ओर एक रैंप घाटी में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? एक रैंप घाटी में प्रवेश करती है। और इस रैंप घाटी में उत्तर में हिमालय पर्वत तथा दक्षिण में शिलोंग पर्वत है। जो
उत्तर में है, ठीक है, इस वाले हिस्से में कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत। और दक्षिण में कौन सा पर्वत है? शिलांग पर्वत, ठीक है। तो ये कौन सी दिशाएं हो गई? उत्तर ऊपर हो गई, दक्षिण नीचे हो गई। तो याद रखिएगा, उत्तर में कौन सा पर्वतमाला है? हिमालय पर्वतमाला। और दक्षिण में शिलांग का पठार है, ठीक है। तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी गुल्फित जलमार्ग बनाती है। इस गुम्फित जलमार्ग में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में कई नदी द्वीप पाए जाते हैं। इन नदी द्वीपों में मांजुली द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। याद रखिएगा, मांजुली द्वीप कैसा है? सबसे बड़ा द्वीप है। तो गुल्फित जलमार्ग कैसा है? ये इस तरीके का जलमार्ग है, ठीक है। ये घूमती हुई अरुणाचल प्रदेश से आगे बढ़ती है। तो चलिए, आपको समझ आ गया होगा। अब अगली स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मांजुली को सबसे बड़ा नदी द्वीप का दर्जा मिला है, ठीक है। याद रखिएगा, जो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी है, जहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, उसमें एक सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का दर्जा मिला है। किसे मिला है? मांजुली द्वीप को, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में मौजूद है। ये आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा द्वीप है? ये मांजुली द्वीप है, ठीक है। तो इसे किसका दर्जा मिला है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का दर्जा मिला है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश में बहते हुए असम घाटी में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से आगे बढ़कर कहाँ प्रवेश करती है? असम घाटी में प्रवेश करती है, जहाँ इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है अब से? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। इससे पहले इसे दिहांग, सांगपो आदि नदियों के नाम से जाना जाता था। पर जहाँ ये असम में प्रवेश करती है, इसे क्या कहने लगते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानने लगते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां किस प्रकार हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहली कौन सी है? दिबांग, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी, जया भरेली, पगलदिया, मानस, तीस्ता, पिथुमारी और संकोश। तो ये इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से हैं, ठीक है। तो मानस नदी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मानस नदी भूटान से निकलकर असम राज्य में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिलती है। तो ये कहाँ से निकलती है? भूटान से निकलकर आती है और कहाँ प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिल जाती है। दूसरी है सुबनसिरी। ये एक ऐसी नदी है, ये एक पूर्ववर्ती नदी है, जिसका उद्गम तिब्बत क्षेत्र से होता है। तो सुबनसिरी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत क्षेत्र से होता है। यह नदी तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश और असम में प्रवेश होती हुई प्रवाहित होती है, ठीक है। कहाँ पर होती है? अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती हुई ये ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिलती है। अब है अब इसको हम कैसे समझेंगे? अब हम इमेज के द्वारा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ये थी, मैंने जो आपको बताई वो थ्योरेटिकल बताई। अब हम उसको इमेज के द्वारा समझेंगे। तो जो मानसरोवर झील, ये कहाँ पर है? ये तिब्बत में मौजूद है। और भारत से किस साइड में है? ये भारत से उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है। याद रखिएगा, कहाँ पर है ये? उत्तर पूर्व दिशा में मौजूद है मानसरोवर झील, ठीक है। ये वाला हिस्सा है जो कौन सा है? उत्तर पूर्व दिशा में मौजूद है। तो ये कौन सी पर्वतमाला है? ये कैलाश पर्वतमाला से होकर निकलती है, ठीक है, जहां पर मानसरोवर झील मौजूद है। और इसमें ग्लेशियर कौन सा है? ग्लेशियर का आप नाम याद रखिएगा, चेमायुंग डुंग ग्लेशियर, ठीक है। कौन सा है? चेमायुंग डुंग ग्लेशियर है, जिससे ये निकल कर आती है। तो याद, अब ये मानसरोवर झील से आगे बढ़ने के बाद इसे किस नाम से जानने लगते हैं? इसे सांगपो के नाम से जानने लगते हैं, जो कि तिब्बत में मौजूद है, ठीक है। अब ये आगे बढ़कर कहाँ से प्रवेश करती है? ये पूर्व दिशा में आगे बढ़कर ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये पूरा कौन सा है? ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, ठीक है। ये वाला हिस्सा कौन सा है? पूरा अरुणाचल प्रदेश। और ये वाला पार्ट है, ये कौन सा है? असम का, ठीक है। याद रखिए, असम का ये पार्ट है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसी प्रमुख सहायक नदियों को, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिलती हैं। इसमें सबसे पहली है तीस्ता नदी, ठीक है। तीस्ता नदी है, ठीक है। ये कहाँ पर आकर मिलती है? यह सिक्किम वाले हिस्से से आकर बांग्लादेश में जाकर यह किससे मिलती है?
ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। उसके बाद है संकोच नदी। ठीक है, संकोच नदी का उद्गम कहाँ से होता है? भूटान वाले क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। उसके बाद है मानस नदी। मानस नदी का भी उद्गम कहाँ से होता है? इसका भी उद्गम भूटान वाले क्षेत्र से होता है, जो कि असम में आकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। उसके बाद है कामेग नदी। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम असम राज्य में होता है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिलती है। अगली नदी है सुबनसिरी। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम याद रखिएगा तिब्बत क्षेत्र से होता है, जो कि असम राज्य में आकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। ठीक है, असम राज्य में आकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। उसके बाद है दिबांग। ठीक है, ये कहाँ से आती है? ये अरुणाचल प्रदेश से बहती हुई आकर कहाँ मिलती है? ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। याद रखिएगा दिबांग और लोहित ये ब्रह्मपुत्र नदी में एक ही स्थान पर आकर मिलती हैं। ठीक है, अगली है धनसिरी। ठीक है, तो धनसिरी नदी है, ये भी कहाँ पर आकर मिलती है? इसे असम में आकर मिलती है। ठीक है, उसके बाद है कपिला। कपिला नदी भी ब्रह्मपुत्र नदी से आकर किस राज्य में मिलती है? असम राज्य में मिलती है। अब इसके बाद है बराक नदी। बराक नदी को हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम ब्रह्मपुत्र नदी को बात कर लेते हैं। तो ये असम अरुणाचल प्रदेश से बहती हुई कहाँ आती है? ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, जो बहुत बड़ी बड़ी मुख्य धाराओं का निर्माण करती है। याद रखिएगा ये कैसी धारा है? ये ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्य धारा है। अब जब ये मुख्य धाराओं का निर्माण करती है तो बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाने लगता है? इसे जमुना के नाम से लोग जानने लगते हैं। तो इसी पॉइंट पर आकर जहाँ, ठीक है, जहाँ ये क्या करती है, अलग अलग नदी धाराएं बनाती है, तो यहाँ पर आकर कौन सी नदी मिलती है? बराक नदी आकर मिलती है, जो ब्रह्मपुत्र नदी से संगम करती है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा बराक नदी कहाँ पर आकर मिलती है? बांग्लादेश में आकर मिलती है, जो कई नदी धाराएं बनाती है। ठीक है, तो आपको इमेज के द्वारा अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नामों के बारे में। तो बांग्लादेश में से जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। चीन में से यालू संगपू चियांग या यरलुंग जेंगबो जियांग के नाम से भी जाना जाता है। तिब्बत में यरलुंग या सांगपो के नाम से भी जानते हैं। मध्य एशिया में यह दक्षिण एशिया की प्रमुख नदी है। यह मध्य और दक्षिण एशिया की प्रमुख नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी देहांग के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? अरुणाचल प्रदेश में देहांग के नाम से प्रसिद्ध है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जानते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी को असम में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से ही जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना नदी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? मेघना नदी का निर्माण करती है, जिसकी सहायक नदी कौन सी है? बराक है। यानी जब ये मेघना से आकर मिलती है, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है और गंगा नदी है, ये कहाँ पर आकर मिलती है? ये धारा, इसकी धाराएं आकर मिलती है गंगा नदी की। तो ये कहाँ पर आकर मिलती है? बांग्लादेश में। जब यह बांग्लादेश में और दूसरी नदी कौन सी है? बराक। तो ये क्या करती है? मुख्य धाराओं का निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र नदी की। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इसके अन्य नामों के बारे में। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। इस नदी के तट पर ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मौजूद है, जिसे मांजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा मांजुली द्वीप को विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप का दर्जा मिला है, और ये किसके द्वारा मिला है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा। तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और तेजपुर, ये प्रमुख शहर हैं। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो असम के लोगों का जीवन इसी नदी पर निर्भर करता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम के लोगों का जीवन निर्भर करता है। और ये कहाँ पर जाकर समाप्त होती है? तो यह बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त होती है। तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी का
अंत कहाँ पर होता है? ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरी वीडियो से काफ़ी आपको हेल्प मिली होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।